ओम गुरुवे नमः। अपने सभी ज्योतिष गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस विषय का आरंभ करता हूँ। अधिकतर लोगों के मन में जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं कि हमारे जीवन का कर्म पथ क्या होगा। इस कर्म को कोई लोग व्यवसाय से जोड़कर देखते हैं, कोई अपने जीवन में आने वाले रास्ते, बाधाएं या जिन पर उनको मजबूरन चलना पड़ सकता है उसके बारे में समझते हैं, या किसी और नज़रिए से। कुल मिला के हर एक व्यक्ति के मन में संदेह रहता है, मन में जिज्ञासा रहती है कि हमारा जीवन किस रास्ते चलेगा, हमें कहाँ पर अपनी ऊर्जा को लगाना पड़ेगा और क्या वो ऊर्जा हमारे लिए अच्छी जाएगी या खराब। तो आज हमने जो ये विषय लिया है ये कई आयामों को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। ज्योतिष एक बहुत गहन विषय है और मैं मुख्यतः वेदांग ज्योतिष का एक छात्र हूँ, लेकिन क्योंकि आप किसी एक विषय पर अगर सीमित रहते हैं तो अन्य विषयों का जो आपस में इंटरलिंकिंग है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इसी इंटरलिंकिंग के ज़रिए कभी कभी हमारे पास जो कुछ नॉन क्लियर या अस्पष्ट चीज़ें होती हैं उनको भी हम ज़्यादा सटीकता से क्लेरिफाई कर सकते हैं या हम उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो आज मैंने जो लिया है वो अंकशास्त्र लिया है, हस्तरेखा लिया है, वैदिक ज्योतिष लिया है और हमारे जो रहन सहन का या परिवेश है उसके वास्तु को लिया है। जब हम यहाँ वास्तु की बात करेंगे तो ध्यान रहे, वास्तु का मतलब केवल घर के अंदर की चीज़ नहीं होती है। वास्तु का मतलब होता है आपके घर के आसपास का लगभग जो 100 मीटर का दायरा होता है, उस दायरे में जो भी चीज़ें हैं वो आपके वास्तु का हिस्सा हैं। यानी यदि आपके आसपास गंदा बदबूदार सीवर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई बहुत बड़ा विद्यालय का भवन है, कोई हॉस्पिटल है, कोई सरकारी संस्थान है, तो ये कहीं ना कहीं जो विभिन्न ग्रहों की ऊर्जा जो इनसे जोड़कर देखी जाती है वह ऊर्जा आपके अंदर है। तो आज हम जो लेंगे, सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे हस्तरेखा, क्योंकि हाथ हम सबके पास हैं। अगर आपके पास हाथ नहीं है तो पैर हैं, पैर नहीं है तो मस्तक है। मतलब आपके शरीर के किसी न किसी आयाम पर आपके ये सभी 9 ग्रहों का अस्तित्व झलकता है। अब अगर हम अपनी हथेली की बात करें तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, हथेली में हमारी जो 5 उंगलियां हैं ये हमारे पंच तत्वों का निरूपण है। वेदांग ज्योतिष में सबसे ज़्यादा 5 तत्वों को महत्व दिया गया है। उन 5 तत्वों के आधार पर हमारी 5 कर्मेंद्रियां बनाई गई हैं। 5 कर्मेंद्रियों से हमें 5 चीज़ों का ज्ञान होता है, यानी ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये 5 तत्व कौन से हैं अगर हम देखें तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और जो इन 5 तत्वों को निरूपित करने वाले ग्रह हैं उनमें सूर्य चंद्र को छोड़ दीजिए, राहु केतु को छोड़ दीजिए, यानी आपने 4 ग्रहों को निकाल दिया, तो जो बाकी बचे 5 ग्रह हैं यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 तत्वों के कारक हैं। अधिकतर ज्योतिष में ये कहा जाता है कि जब कभी भी आप किसी कर्म की तरफ आपको बाध्य किया जाता है तो आप पिछले जन्मों का, जैसा कि गीता के श्लोक में दिया गया है कि हमारा जो नया जीवन है वो पिछले जीवन में जो हमारे अंत समय में जो हमने पूरा जीवन यापन किया था, जो हमने इंद्रियों को अपने प्रयोग किया था, सही किया था, गलत किया था, उन्हीं इंद्रियों के आधार पर आपको इस जीवन में जन्म में ग्रह की स्थिति मिलती है। 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से हमारे अंदर क्या दोष आते हैं या क्या हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उन ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान मिलता है यानी जो हम ग्रहण करते हैं उसमें है रूप, दृश्य या रस, गंध, स्पर्श तत्व हैं। उनका किस ग्रहों से क्या संबंध है वो आप चित्र में देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा कर्म कैसे निर्धारित होगा। तो पहले शुरुआत करेंगे जैसा मैंने कहा हाथ से। तो हमारे हाथ में जो तर्जनी उंगली है, इस उंगली को हम ज़्यादातर दूसरों को इंगित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमें बाहरी दुनिया में जो हमारे अंदर की चीज़ है उसको हम बाहरी दुनिया को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका ये कारक है। यानी ये इसे लोग गुरु की उंगली बोलते हैं, क्योंकि गुरु क्या करता है, मार्गदर्शन देता है। लेकिन अगर तत्व की बात करें तो यह उंगली हमारी वायु तत्व को निरूपित करती है। शनि वायु तत्व के कारक हैं जिनकी की मध्यमा उंगली है, लेकिन जो मध्यमा उंगली है वो आकाश तत्व के रूप में आकाश है और उंगली के रूप में हम बोले तो शनि है।
क्योंकि किसी भी जीवन में हम जब तक 5 तत्वों को नहीं समझेंगे, हमें अपने जीवन के आयाम नहीं समझ में आएंगे। तो यदि आपके हाथ में तर्जनी उंगली और उसके नीचे का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी उन्नत है, स्पष्ट है, उस पर कोई ज़्यादा नकारात्मक चिन्ह नहीं है, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर वायु तत्व यानी कि किसी भी चीज़ को गतिशीलता देने का गुण बहुत है। तो ऐसे लोग परामर्श के जरिए किसी चीज़ के बारे में, से सॉफ्टवेयर में आप बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, यानी आप किसी समाधान को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर किसी विषय विशेष के बारे में जो बनाया जाता है उसे हम उस पर्टिकुलर चीज़ का सल्यूशन बोलते हैं। तो यानी अगर आपकी तर्जनी उंगली मजबूत है तो ये सल्यूशन बताती है। इसके बाद मध्यमा उंगली आती है। मध्यमा उंगली अनुशासन की है। आपका विस्तार या आपका स्थायित्व तभी रहेगा जब आप जीवन में अनुशासित रहेंगे। तो यदि आपकी मध्यमा उंगली ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा सुडौल है, उसके नीचे के पर्वत अच्छे हैं, स्पष्ट हैं, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर अनुशासन है, एक कर्तव्य के प्रति जुझारूपन है, क्योंकि जो हमारा आकाश तत्व ये हमें विस्तार की उम्मीद देता है, विस्तार की ओर ढकेलता है। तो ऐसे व्यक्ति किसी मशीन में जो डिसिप्लिन का मतलब है, जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं उसके बारे में, अगर ये उंगली आपकी अच्छी है तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी आप काम करेंगे वो स्थिर प्रकृति का रहेगा। ऐसे लोग नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि नौकरी में एक स्थायित्व है, हो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमारी तीसरी उंगली है यानी अनामिका, जो कि सूर्य की उंगली कही जाती है। ये उंगली सभी तत्वों का समाहित रूप है। यहाँ पर आप अपने 5 तत्वों को मिला के आपके अंदर का जो गुण है वो निकलता है, निखरता है। इसीलिए इसे सम्मान का, पहचान का, प्रतिष्ठा के क्षेत्र से जोड़ के देखा जाता है। तो यदि आपकी यह उंगली अच्छी है, मजबूत है, सुडौल है, इसके नीचे पर्वत सही हैं, जो इसके नीचे रेखाएं आके मिलती हैं वो उनमें ज़्यादा काट पीट नहीं है, तो आपके अंदर एक नेचुरल क्रिएटिविटी होगी। गुरु मार्गदर्शन देता है, लेकिन मार्गदर्शन या सल्यूशन में आप नयापन ला पाएंगे, नई क्रिएटिविटी के साथ उभर पाएंगे। उसमें जो एक, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, तो गुरु को यदि अनामिका उंगली का साथ मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति हर क्षेत्र में माहिर होते हैं, उनके पास हर क्षेत्र में जानकारी होती है। तो ऐसे लोग अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। अब क्योंकि प्रशासन में स्थितियां बदलती रहती हैं, तो हर स्थिति में आपके पास एक नया समाधान होगा, नया तरीका होगा। ये जो नयापन है इसको ये अनामिका उंगली बताती है। यदि आपकी ये उंगली अच्छी है तो आप हर बदलती परिस्थिति में भी अपने आप को खड़ा रख पाएंगे, यानी आप अपने आप को समाज में ऊपर रख पाएंगे। तो आपका क्षेत्र प्रशासन से जुड़ा हो सकता है, आपके कर्म का क्षेत्र क्रिएटिविटी से जुड़ा हो सकता है। ये क्षेत्र है, क्योंकि क्रिएटिविटी है तो आपके अंदर एक लय होगी, एक रिदम होगा। ऐसे लोग संगीत से भी जुड़ते हैं, इन्हें वाद्य यंत्रों का अच्छा ज्ञान हो सकता है या उनमें रुचि हो सकती है। ये क्षेत्र सरकार को भी बताता है। और सरकार क्या है? सरकार एक प्रशासन है। प्रशासन का मतलब जो संसाधनों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह लगाता है। तो हो सकता है कि आप सरकार से न जुड़े हों, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी जिम्मेदारी ये हो कि संसाधनों को सही दिशा में, सही जगह पे लगाना है। तर्जनी उंगली बताती है कि कौन सी जगह के लिए कौन सा संसाधन आपके लिए उपयुक्त होगा, लेकिन अनामिका उंगली बताती है कि आप उन संसाधनों का बंटवारा कैसे करेंगे, यानी कि उनका अनुपातिक विभाजन। अब बात करते हैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की। कनिष्ठा उंगली को अगर कहा जाए तो ये जल तत्व है। जल तत्व संबंधों को निरूपित करता है, हमारे परस्पर सौहार्द को निरूपित करता है, हम एक दूसरे से जैसे जुड़ते हैं उसको निरूपित करता है। तो यदि आपकी ये उंगली अच्छी है, बलवान है, तो आप अपनी वाणी के जरिए लोगों से जुड़ सकते हैं, आप अपने आचरण के जरिए लोगों से जुड़ सकते हैं। तो यानी आपके अंदर जोड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो आदमी जोड़ने के लिए मतलब आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप किसी लेखन के जरिए, पत्रों के जरिए एक दूसरे दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं। आपके अंदर एक वाक्पटुता होगी, विषय को किसी, जैसे शिक्षक होता है वो विषय को छात्रों से जोड़ता है, वो माध्यम बनता है किसी दो चीज़ को जोड़ने का। तो यानी अगर बुद्ध की उंगली या कनिष्ठा उंगली आपकी मजबूत है, अच्छी है, तो ये दर्शाती है कि आपको लोगों को जोड़ने में महारत होगी। अब आप कौन सी चीज़ कहाँ जोड़ेंगे? मशीन में उपकरण भी जोड़े जाते हैं, क्योंकि उनको एक साथ काम करना होता है। प्रोडक्ट को कस्टमर से जोड़ा जाता है। इसके बाद हमारे जीवन के जो संसाधन होते हैं उनको अपने जीवन से जोड़ा जाता है। व्यापार में ग्राहक को सामान से जोड़ा जाता है। तो यानी अब ये आदमी कौन सी चीज़ को जोड़ने का काम करेगा, तो ये दर्शाएगा कि इस पर्वत से जो निकलती हुई रेखाएं हैं वो अगर अनामिका उंगली तक जा रही हैं तो आप प्रशासनिक कार्यों के जरिए लोगों को जोड़ेंगे।
यानी आपको एक लाइजनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यदि यही उंगली आपकी शनि पर्वत तक यहाँ से चलने वाली रेखाएं शनि पर्वत तक जाती हैं तो यह दर्शाती है कि आपका जोड़ने का काम रहेगा, अनुशासन रहेगा, यानी आप टीम लीडर हो सकते हैं, क्योंकि टीम में भी लोगों को जोड़ के रखना होता है, लेकिन किस तरह, अनुशासित रूप से। यदि यही उंगली जुपिटर तक यानी गुरु की उंगली तक जा रही है, आकाश तत्व वायु तत्व तक जा रही है, तो आपके अंदर क्या होगा कि आप अपने परामर्श के जरिए एक ग्रुप को लीड करेंगे, आप एक ग्रुप को कम्युनिकेट करेंगे। जो आप देखते हैं यूट्यूब पर मोटिवेटर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जाके मोटिवेट करते हैं, तो उनका संबंध गुरु पर्वत से यानी कि तर्जनी उंगली के नीचे और कनिष्ठा उंगली नीचे, ये दोनों उनके अगर अच्छे उन्नत हैं तो वो ऐसे लोग अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं। अगर यही उंगली आपकी, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां हैं तो 5 में जो 5 उंगली भी मैंने ली है वो अंगूठा है, तो अंगूठा हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बताता है, हमारी बॉडीली हेल्थ को बताता है। तो अगर ये उंगली वहाँ तक जा रही यानी शुक्र पर्वत तक पहुँच रही तो हो सकता है एक डॉक्टर आप हों। एक चिकित्सक क्या करता है, बॉडी की हेल्थ को वो लोगों तक पहुंचाता है, यानी उस रीजन को कम्युनिकेट करता है। आप मार्केटिंग में होंगे तो कहाँ पे, दवाओं की मार्केटिंग में होंगे। आप कंज्यूमर्स की मार्केटिंग में होंगे जो हमारी न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है कि क्या आपको खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं। यानी कि जो उंगली, हर एक उंगली का एक निश्चित दायरा है, लेकिन अब एक क्षेत्र विशेष में यानी आपको मान लिया आपको बोलने में महारत हासिल है तो आप अपनी बोली का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये बताएगा कि इस उंगली से अन्य किस उंगली का यानी किस तत्व का संबंध बन रहा है। शुक्र भी जल तत्व है, यानी जो अंगूठे के नीचे का पोर्शन है वो भी जल तत्व है, और ये जो उंगली है ये जल तत्व को निरूपित करती है। यानी कि जो हथेली का जल तत्व का एरिया है वो उंगली यानी जो एनर्जी सेंटर्स है, आप ये ध्यान रखिए, उंगलियां हमारे बाहरी कम्युनिकेशन को बताती हैं। आपके हथेली के पोर्शन में आपके पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप कितना बाहर दे पाएंगे, ले पाएंगे, वो हमारी उंगलियों की आकृति, उनकी बनावट, उनका आकार बताता है। तो यानी कि सोर्स आपकी हथेली में है और उंगलियां उसको एक रास्ता देती हैं आने या जाने का। तो उंगलियां और हथेली दोनों के प्रभाव में फ़र्क है। अब जैसे यहाँ पर चंद्रमा आता है, चंद्रमा हमारी हथेली का अंगूठे के ठीक अपोजिट वाला पोर्शन है। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल है, जलयान है। तो यानी कि अगर आपको बाहरी यात्राओं की, चंद्रमा क्या है, बदलता रहता है, उसकी गति बहुत तेज़ है, और ग्रह हैं बहुत धीरे चलते हैं, साल भर में 12 राशियां कवर करते हैं, 2.5 साल में 12 राशियां कवर करते हैं, महीने में 12 राशियां कवर करते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा जो है एक महीने में 27-28 दिन में पूरा एक चक्कर मार के आ जाता है। तो यानी चंद्रमा की गति ज़्यादा है। तो चंद्रमा से इस पर्वत को जोड़ा गया है जल से, क्योंकि जल में परिवर्तन बहुत होता है, समुद्र में ज्वार भाटा बहुत आता है। तो हो सकता है कि आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हो जहाँ स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलती हों, यानी स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में। इलेक्शन के दौरान जो लोग कैंपेन अलाइन करते हैं, पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, पब्लिक को एक तरफ लेके जाते हैं, सडनली एक टर्न अराउंड लाते हैं, उन लोगों का संबंध चंद्रमा से हो सकता है। चंद्रमा बदलता है और ये विदेश यात्रा का कारक होता है, क्योंकि समुद्र के जरिए ही पहले यात्राएं होती थी। और इसमें ये दिखाता है, क्योंकि अंगूठा क्या है, रिलेशनशिप है। यदि आप अपने रिलेशन से दूर जाएंगे तो चंद्रमा की तरफ जाएंगे। तो यानी अगर आपकी कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकल के शनि तक जा रही है, शनि क्या है, स्थायित्व है, यानी आपकी ज़िंदगी में टिकेगा क्या, वो है आपकी मध्यमा उंगली बताती है। तो यदि मध्यमा उंगली का कोई हिस्सा आपके चंद्र पर्वत तक आ रहा है तो आप इस क्षेत्र में होंगे जहाँ पर परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा। आप अपनों से दूर जा सकते हैं, आपको वहाँ रहना पड़ेगा। ये चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक भी है। तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, मनोविकार वाले होते हैं, वो लोग, और ये देखेंगे जैसे मैंने बुद्ध पर्वत को बताया, अगर बुद्ध की कोई रेखा चंद्र तक आ रही है तो ये बताती है कि आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर होंगे। एक होता है काउंसलर, क्या है, आपको टेक्निकल एडवाइजरी होता है, टेक्निकली रूप से आपको कम्युनिकेट करेगा, कोई आपको फॉर्मली कम्युनिकेट करेगा, और कोई ऐसा है कि जो आपको कह सकते हैं मोटिवेट करेगा आपके ब्रेन लेवल पर, आपके मेंटल लेवल पर, आपको साइकोलॉजी डील करेगा। तो ये चंद्रमा बताता है। अंगूठा मैंने जैसे बताया ये मेटाबॉलिज्म का कारक है। तो यदि आपका अंगूठा बहुत बलवान है, इसके नीचे का पर्वत यानी शुक्र पर्वत बलवान है, शुक्र से ठीक ऊपर मंगल पर्वत भी है, ये जो शुक्र का एरिया है, जो ये रेखा घेरती है अंगूठे को और तर्जनी के नीचे से, ये हमारा शरीर है। यानी यहाँ का जो मंगल है वो हमारे शरीर के अंदर के बल को दिखाता है। और वहीं पर इसके ठीक सामने भी मंगल पर्वत है। वो मंगल हमारी तार्किक क्षमता को बताता है। मंगल ही तर्क है, मंगल ही आपका, जैसे आपके पास बहुत पौरुषत्व है, बल बहुत है,
लेकिन अगर आपका एक मंगल तो बहुत उभरा हुआ है, यानी तर्जनी के नीचे का मंगल बहुत सुडौल है, लेकिन उसके अपोजिट वाला मंगल दबा हुआ है, वहाँ पे नकारात्मक चिन्ह है, तो ऐसा आदमी शरीर के बल को बिना विचारे, बिना तर्क के प्रयोग करेगा। पता लगा अदालत में पहुँच गया। लेकिन अगर ये दोनों बली हैं तो वो आदमी अदालत में काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर तर्क है, उसके अंदर बल है। क्योंकि अदालत में अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं तो आप पर तरह तरह के दबाव आते हैं, लोगों से धमकियां मिलती हैं, तो धमकियों से कौन डरेगा नहीं? जो मंगल है यानी सेनापति है, जिसको हथियार चलाना आता है। अब ये हथियार कौन सा चलाएगा, ये बताएगा कि आपकी कौन सी उंगली इस पर्वत से आके जुड़ रही है। अब ये जो जुड़ाव होता है ये बहुत बारीक लाइनों के जरिए होता है। आप देखेंगे इसके अलावा जो उंगलियों पे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनका भी डिज़ाइन अलग अलग होता है। कुछ फिंगरप्रिंट्स आपको बाहर फैलती हुई दिखेंगी। अगर फैलती हुई फिंगरप्रिंट्स हैं पर्टिकुलर उंगली के नीचे, तो आप उस एरिया में विस्तार की तरफ जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल होंगे। अगर वो कंसंट्रेटेड हैं, सर्कुलर रूप में है, इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर केंद्र या क्षेत्र विशेष पे केंद्रित रहेंगे। यदि वो डाउन अपवर्ड मूव कर रही हैं, अगर ऊपर को जा रही हैं, तो आपका वो कार्य आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है तो वो ये बताता है कि आपके अंदर उस चीज़ को लेके फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हो सकता है कि आप उस काम से नीचे गिरें। तो हाथ को देख के कैसे निर्धारित करते हैं, इसका तरीका इस ढंग से हम पकड़ते हैं। अब बात आ गई, हमने हथेली में तो समझ लिया कि हमारे ये जो 5 तत्व हैं ये 5 क्षेत्रों को निरूपित करते हैं और इन क्षेत्रों का क्योंकि अब मान लिया आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर क्या है, छोटी मशीन का इंजीनियर है, बड़ी मशीन का इंजीनियर है। इसके बीच में मैंने 2 चीज़ छोड़ दी, राहु और केतु का भी एरिया आता है। जो हथेली के बीच में गहरा पोर्शन है वो राहु का एरिया है और जहाँ से आपकी कलाई शुरू होती है वो केतु का एरिया है। राहु और केतु अकेले कहीं पर भी कुछ नहीं करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि इन क्षेत्रों में कहाँ से रेखाएं आके मिल रही हैं। यदि आपके चंद्र पर्वत से आके केतु पर रेखा मिल रही है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा थिंकर होंगे, बहुत गहन सोच करते होंगे, हमेशा उस सोच में उलझे रहते होंगे। ऐसे लोग चलते चलते भी उधेड़बुन में रहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये शुक्र पर्वत से आके केतु पर्वत पर लाइन मिले तो ऐसे लोगों के अंदर सामाजिक संबंधों में, सामाजिक रिश्तों में, इसके संबंध में उनकी उधेड़बुन चलती रहती है। हो सकता है आप किसी मैरिज काउंसलर हों, क्योंकि संबंध कहाँ है, शुक्र से जो संबंध बन रहा है वो विवाह से बन रहा है। केतु क्या है, केतु किसी चीज़ की गहराई है, गूढ़ता है। उस गूढ़ता को पकड़ना, उसके जो अस्तित्व में जो मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही है उसको देखने का काम करते हैं राहु और केतु। तो केतु का ये पहलू है कि ये उस चीज़ की को पकड़ने का प्रयास करेगा। वहीं पर राहु क्या है, राहु को बोला गया है भ्रम है, छलावा है, सडननेस है। यानी अगर राहु क्षेत्र में बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं तो ये बताता है कि आपके जीवन में जर्क्स बहुत आएंगे, उतार चढ़ाव बहुत होंगे। अब कौन सी लाइन कहाँ आके मिल रही है वो यह बताती है कि वो जर्क्स आपके लिए किस क्षेत्र से आएंगे। तो राहु और केतु से जो चीज़ मिलती है, राहु से अगर मिलेगी तो आपके अंदर मंथन की प्रवृत्ति होगी, आप हमेशा कुछ लेने की सोचते रहेंगे। और केतु में जो लाइन आके जुड़ती है वहाँ पर आदमी देने की सोचता है। तो ये जो लेन देन है इसी में आदमी का जीवन कट जाता है। यही है राहु केतु का हमारी हथेली पे प्रभाव। अब हम बात करते हैं राहु केतु हमारे वास्तु में कहाँ होते हैं, या हमारे 9 ग्रह हैं, हम अपने वास्तु में कैसे समझें कि हमारा क्षेत्र क्या होगा। यदि आपका मकान, तर्जनी उंगली से मैंने शुरू किया था, यानी गुरु पर्वत, गुरु मतलब आकाश तत्व, आकाश तत्व मतलब विस्तार, ऊंचे उठना। तो यदि आपके आसपास बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षा क्या करती है, लोगों को उठाती है, उनको विस्तार देती है, उनको बढ़ने का मौका देती है। तो यदि आपके आसपास शिक्षण संस्थान है, डोमिनेंट शिक्षण संस्थान है, प्रोमिनेंट शिक्षण संस्थान है, तो यह बताता है कि आप जो जाएंगे, आपका जो एरिया होगा वो ऐसा होगा कि आप अपने बातों के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। उनके अंदर मतलब आपके अंदर किसी चीज़ की गहन समझ होगी जो आप दूरदृष्टि तक उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे ढंग से किसी चीज़ को बता सकते हैं। अब यह मान लीजिए कि आपके घर के आसपास बहुत सारी टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तकनीकी हैं, मशीनें हैं, कार मोटर गैराज है, तो ये शनि मंगल का योग दिखाता है, यानी आपके अंदर शनि मंगल मजबूत है। तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि उनके अंदर मशीनों की जानकारी अच्छी होती है, वो मशीनों के रखरखाव में, उनके प्रयोग में, उनके निर्माण में उनकी रुचि हो सकती है, क्योंकि जो एनर्जी आपके आसपास है वो आपके अंदर भी है। इसी तरह आपके अगर आसपास मान लिया मस्जिद है, मस्जिद बियॉन्ड मतलब एक ट्रेडिशन से परे की बात है। अगर आप हिंदू हैं और वहाँ पर मस्जिद है और कोई मुस्लिम है वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, तो ये दोनों के लिए राहु हो गया, हिंदू के लिए भी राहु और मुस्लिम के भी राहु। मुस्लिम के लिए राहु कौन हुआ, मंदिर, और हिंदू के लिए राहु कौन हुआ, मस्जिद।
तो यदि आपके आसपास मस्जिद है और आप हिंदू हैं तो ये बताता है कि आपका राहु का क्षेत्र बली होगा। अब ये दायरा मैंने बताया 100 मीटर, 100 मीटर के अंदर अंदर अगर आपको मस्जिद मिल रही है और बहुत बड़ी मस्जिद है, विशेषकर जहाँ पर स्ट्रिक्ट रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि आपका राहु बली है। अब राहु तो बली है, लेकिन राहु में कौन सा क्षेत्र बली है? तो आप देखिए कि आपके आसपास मोबाइल के टावर्स हैं प्रॉक्सिमिटी में, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वाईफाई लगा हुआ है, इधर इंटरनेट चल रहा, उधर मोबाइल चल रहा, उधर लैपटॉप चल रहा है, यानी कि आपने कम्युनिकेशन से अपने राहु को ऐड कर लिया। तो आपका फील्ड इंटरनेट हो सकता है, आपका फील्ड जो हम बाहरी दुनिया से विदेशों से बात करते हैं वो हो सकता है, बीपीओ सेक्टर में आप जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मस्जिद है, लेकिन मस्जिद के साथ साथ आसपास में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ विद्यालय बहुत सारे हैं, या वहाँ पर छोटे बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका क्षेत्र, राहु को आपने जल तत्व से जोड़ लिया, यानी कि आप जो अपना तिकड़म बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि है, आप उसका प्रयोग इन क्षेत्रों में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप कम्युनिकेट के जरिए लोगों को जोड़ के आप अपना काम निकाल सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर मस्जिद है आपके आसपास, आप हिंदू हैं और आसपास आपके बहुत बड़ा जलाशय है, पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, या आपके घर में एक्वेरियम है, आप घर में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, तो ये बताता है कि आपने राहु को चंद्रमा से जोड़ लिया। अब आप विदेश की यात्रा पे जा सकते हैं, आपकी विदेश में रुचि हो सकती है। तो जो क्षेत्र, इसके अलावा हमारे घर के आसपास कब्रिस्तान भी होते हैं, तो कब्रिस्तान में ज़मीन के अंदर चीज़ों को दफन किया जाता है और शमशान घाट में ज़मीन के ऊपर चीज़ों को जलाया जाता है। तो कब्रिस्तान और शमशान दोनों हिंदू और मुसलमान के लिए अपोजिट हैं। यदि आपके आसपास कब्रिस्तान है जहाँ पर चीज़ों को दफन किया जाता है, मकबरे हैं, तो ये दिखाता है, अगर आप हिंदू हैं तो ये दिखाता है कि आपका जो वहाँ पर क्षेत्र जा रहा है वो किससे संबंधित है? राहु से संबंधित हो रहा है। और यदि आप मुस्लिम हैं और वहाँ पर शमशान घाट है तो ये आपके लिए राहु हो गया। तो हिंदू के लिए राहु और मुस्लिम की राहु एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, क्योंकि ये दोनों ही बियॉन्ड द बाउंड्रीज की बात करते हैं, अपने से विपरीत की बात करते हैं। तो यानी कि आपके अंदर इनकी ऊर्जा होगी। अब इसके साथ आपको जोड़ना है कि आपके घर में क्या चीज़ है। इसके अलावा हमारे 9 ग्रहों की हमारे घर में जो 8 दिशाएं होती हैं, उस 8 दिशाओं में से केतु को मध्य दिया गया, यानी ब्रह्म स्थान दिया गया है। बाकी 8 दिशाओं में 8 ग्रह हैं। अब आपके घर में देखिए कि कौन सी दिशा बलवान है, यानी आप कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, किस स्थान पर आपका उठना बैठना ज़्यादा है, वो दिशा आपकी बली होगी। किस स्थान पर गंदगी है, आप ले जाके डंप करके बंद करके कुंडी चले आते हैं कि चलो पड़ा है कोई बात नहीं, कौन देखने आ रहा है, यानी वो स्थान नकारात्मक है, यानी वो ऊर्जा आपकी नकारात्मक है। आप उस ऊर्जा यानी उस ग्रह के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको झटके लगेंगे। तो घर में कौन सा क्षेत्र आपका, अब जो हमारे किचन है, बहुत से लोग देखेंगे किचन में पूरा बिखरा रहता है, वो नौकरों के भरोसे रहते हैं। सुबह का खाना बनाया बर्तन छोड़ दिया, शाम का बनाया बर्तन छोड़ दिया, हो सकता है नौकर नहीं आया तो बर्तन का तीसरा सेट निकाल कर छोड़ दिया। तो यानी कि आपका मंगल आपके अंदर नकारात्मक है। अब आपके आसपास देखिए क्या राहु है, तो अगर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपको चोट चपेट लग सकती है। ये नकारात्मक यानी कि आप अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करेंगे। तो ऐसे में देखिए अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो हो सकता है कि आपको प्रोजनी में दिक्कत आए, या आप इस प्रोजनी के क्षेत्र में आप व्यवसाय करें, यानी आप लोगों को संतान के बारे में बताएं, क्योंकि ये क्या बताता है कि ये आपके अंदर की ऊर्जा है। आप बाहर यूज़ करें या अंदर यूज़ करें, करेंगे ज़रूर आपका कर्म वहाँ पर घसीट के ले जाएगा। अब मान लीजिए आपका शयन कक्ष है, आपके बाहर आपने राहु केतु को पहचान लिया, या हो सकता है कि आपने देखा कि हमारे आसपास बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और आपका शयन कक्ष जो है बहुत सुसज्जित रहता है, बहुत घर सुगंधित रहता है, घर में बदबू नहीं आती है। तो यानी आपके घर के अंदर शुक्र बली हैं और आपके बाहर क्या है, गुरु बली हैं। तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप रिलेशनशिप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी मार्केटिंग में जा सकते हैं। मार्केटिंग मीन्स स्ट्रेटजी मेकिंग। फेस टू फेस आप बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आप टीम को पीछे से लीड करेंगे कि आपको कस्टमर को कैसे बताना है, क्या बताना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। तो ये ऊर्जा आपकी वहाँ पर भी दिखती है। अब मान लीजिए अब हम आते हैं वास्तु से निकलते हैं अंकशास्त्र पर। अंकशास्त्र